हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं जेट के ओल्ड पेपर के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है, पिछली वीडियो है वो जेट के ओल्ड पेपर के बारे में ही डाला गया है, जिसमें आप देख सकते हो कि आपका एग्ज़ाम किस प्रकार से होता है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी है। तो उसी प्रकार आज की वीडियो के अंदर भी लेकर आए हैं आपके लिए एक जेट का ओल्ड पेपर, जिसमें आपको बताएंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से किस टॉपिक में से कैसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप तैयारी करते हो तो आपका एग्ज़ाम लगभग अच्छा होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि अब आपको सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, तो इसमें 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, जो ए ऑप्शन है ये एग्रीकल्चर जीके का या फिर नॉर्मल जीके का क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको सीधे याद करने पड़ेंगे। ये नॉर्मल जीके के क्वेश्चन हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। ठीक है, बाकी जो चीज़ें हैं जिनका कुछ लॉजिक है वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कौन से टॉपिक में क्या चीज़ आपको पढ़नी है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें अच्छी प्रकार से पढ़नी हैं। सेकंड जैसे क्वेश्चन दे रखा है, आप लाइन टू लाइन इसको करते रहिए। बेर की व्यावसायिक प्रवर्धन विधि कौन सी है? व्यावसायिक प्रवर्धन विधि यानी बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल फार्मिंग कर रहे हैं अपने और बहुत ज़्यादा पौधे प्राप्त करने हैं, तो कौन सी विधि नॉर्मल जो अपने प्रयोग में लेते हैं वो कौन सी है? तो ये जो चीज़ें हैं आपको, जैसे अपने नॉर्मल क्रॉप्स हैं कोई भी, तो उनके अंदर अपने क्या करते हैं, बीज दर याद करते हैं। परंतु फ्रूट क्रॉप जो है उनके अंदर प्रोपेगेशन मेथड काम में लिया जाता है। तो आपको प्रोपेगेशन मेथड लगभग सभी फसलों के याद होने चाहिए, जिससे कि आप अच्छी प्रकार से वो क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो जितने भी फ्रूट क्रॉप आपके सिलेबस के अंदर हैं उनका सभी का प्रोपेगेशन मेथड यानी कि व्यावसायिक प्रवर्धन की विधि आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें वल्य व टी कलिकायन होता है। ठीक है, और ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है कि टी कलिकायन कैसे होता है। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन का दे रहे हो, न कि थ्योरिकल एग्ज़ाम दे रहे हो। आपको केवल इतना याद रखना है कि बेर के अंदर टी कलिकायन या फिर वल्य यानी जिसको छल्ला विधि कहते हैं वो प्रयोग में ली जाती है। ठीक है, तो इनके अंदर आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए कि कौन से फल वृक्ष में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। जैसे आम के अंदर अगर पूछा जाए तो आम के अंदर अपने क्या काम में लेंगे, वीनियर ग्राफ्टिंग काम में लेते हैं, यानी कि ग्राफ्टिंग उसके अंदर आएगा। ठीक है, और जो जैसे कि अपने नॉर्मल जानते हैं कि नींबू है तो उसके अंदर लेयरिंग की प्रोसेस की जाती है, वह काम में लिया जाएगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें कुछ एक जो ज़रूरी हैं वो आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गोवंश की कौन सी नस्ल द्विप्रयोजनी यानी डुअल पर्पज है, दोनों कामों के लिए पाली जाती है, यानी कि दूध के लिए भी और जिसके बैल जो हैं वो खेती कार्य के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 1 व 2 दोनों, यानी कि हरियाणा और जो थारपारकर हैं वो दोनों, और जो गिर नस्ल है वो केवल दूध के लिए पाली जाती है यानी दुधारू नस्ल है। तो इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन है 3 नंबर, उसके अंदर आपको क्या याद रखना है, सभी नस्लों के उत्पत्ति स्थान आपको याद रखने हैं, कौन सी नस्ल किस पर्पज़ के लिए यानी कि पाली जाती है, उसका पर्पज़ उद्देश्य क्या है। यानी कोई नस्ल दूध के लिए पाली जाती है, किसी को अपने कृषि कार्यों के लिए, जैसे नागौरी है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है, कोटा तथा बूंदी जिलों का अधिकांशतः हिस्सा राजस्थान के किस जलवायु खंड में आता है? जलवायु खंड है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होने चाहिए। कितने जलवायु खंड है, कौन कौन से जलवायु खंड के अंदर कौन सा स्टेट है, सॉरी ज़िला है वो आता है। ठीक है, तो नॉर्मल इसके अंदर सीधा भी पूछ सकते हैं, और वैसे जैसे पूछ लिया SKRU कौन से जलवायु खंड में है, यानी कि जो
स्वामी केशवानंद कृषि महाविद्यालय विश्वविद्यालय है वो कौन से जलवायु खंड में आता है। तो इस प्रकार से पूछ सकते हैं। जयपुर कौन से में आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान कौन से में आता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के अंदर ये आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इसमें, इसके जो आंसर हैं वो आगे दे रखे हैं, आप सीधा ही देख सकते हो। इसमें मैं केवल इनके पीछे का जो थोड़ा बहुत लॉजिक है वो बता रहा हूँ कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुट हो सकता है। दुर्गापुरा मधु किस फसल की उन्नत किस्म है। 5 नंबर क्वेश्चन है दुर्गापुरा मधु। तो जो दुर्गापुरा मधु नाम मधुरस है, इस प्रकार के मधु नाम अगर आता है तो वो खरबूजा की किस्म होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, खरबूजा की किस्म है दुर्गापुरा मधु। 6 नंबर क्वेश्चन है लवणीय मृदा की डेफिनेशन पूछी है इसके अंदर। तो यानी ये चीज़ आपको सीधे तौर पर याद नहीं रहेगी, इसकी मैंने पीछे वीडियो बना रखी है अच्छे से कि किस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। लवणीय क्षारीय और लवणीय क्षारीय मृदाएं क्या होती है, उनकी अच्छे प्रकार से मैंने डेफिनेशन यानी की एक वीडियो बना रखी है। आप अच्छे प्रकार से उस डेफिनेशन को याद कर सकते हो। तो इसका आंसर जो है वो सी होगा। ठीक है, और एक चीज़ याद रख लेना, लवणीय मृदाएं हैं उनकी हमेशा विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से ज़्यादा होती है। यानी कि जिनकी विद्युत चालकता ज़्यादा होती है वो ही लवणीय मृदाएं होती हैं। ठीक है, तो ये लवणीय मृदाओं का एक प्रकार से इंडिकेटर है। जैसे अम्लीय मृदाओं का पीएच होता है 7 से कम है तो अम्लीय होगी, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। उसी प्रकार विद्युत चालकता है। ठीक है, तो विद्युत चालकता जिनकी 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से ज़्यादा होती है वो लवणीय मृदाएं कहलाती हैं। और इनका पीएच जो है, ये यहाँ पर आप डेफिनेशन देख सकते हो, पीएच हमेशा क्या होगा 8.5 से कम होगा। और ईएसपी, ठीक है, ईएसपी यानी कि एक प्रकार से विनिमयशील सोडियम प्रतिशत यानी कि परसेंटेज होता है कि मिट्टी के अंदर कितनी मात्रा में सोडियम उपस्थित है जो विनिमयशील है, यानी मिट्टी के अंदर घुल सकता है, जल में विलय हो सकता है। ठीक है, तो ईएसपी जो है वो 15% से कम होना चाहिए। तो ये जो डेफिनेशन है वो लवणीय मृदाओं की है। तो इसके लिए आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। अगला 7 नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार का मृदा अपरदन मुख्य समस्या है। राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में पूछा है। और सीधा अगर पूछते हैं कि राजस्थान में ज़्यादातर कौन सा मृदा अपरदन होता है तो उसका भी आंसर यही होगा। अगर आर्द्र क्षेत्रों में पूछ लिया कि आर्द्र क्षेत्रों में ज़्यादातर कौन सा होता है तो उसमें जल क्षरण होगा, क्योंकि आर्द्र क्षेत्र का मतलब जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, मृदा में नमी ज़्यादा है, तो वहाँ पर जल के कारण ही मिट्टी एक से दूसरे स्थान पर जाएगी। शुष्क क्षेत्र हैं तो वहाँ पर मृदा में नमी कम होगी, कम होने की वजह से जो कण हैं चिपके हुए नहीं रहेंगे, दूर दूर हो जाएंगे। तो वहाँ पर कौन सा इरोजन होगा, एयर इरोजन होगा, यानी हवा के द्वारा कण है वो एक से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। गाय तथा भैंस में होने वाले गलघोटू रोग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी है। तो पास्चुरेला इसके लिए उत्तरदायी है। पास्चुरेला से ही यह होता है, जीवाणु से होने वाला रोग है गलघोटू। ठीक है, इसके अंदर गले के अंदर सूजन वगैरह आ जाती है, बुखार हो जाती है, और पशु है वो चारा वगैरह निकल नहीं सकता, छाले हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके अंदर याद रखने वाली बात, जितने भी पशुओं में होने वाले रोग हैं, भेड़ बकरी गाय भैंस के अंदर और ऊँट के अंदर, जैसे ऊँट में सबसे इम्पोर्टेंट सर्रा रोग है, तो वो किसके द्वारा होता है। सभी रोग जैसे एफएमडी है, ठीक है, कोक्सीडियोसिस है, तो जितने भी रोग हैं वो किसके द्वारा होते हैं, यानी उनका वाहक कौन सा है और वो किस चीज़ के द्वारा होंगे, उत्तरदायी कौन है उनके लिए। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और कौन सा अंग उससे प्रभावित होता है। ठीक है, यानी किसी के अंदर पेट प्रभावित होता है, खुरपक्का मुँह पक्का के अंदर मुँह है, और जो पैर खुर होते हैं वो प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से प्रभावित अंग का नाम आपको याद रखना है, और वो किस चीज़ से हो रहे हैं, यानी वायरस से हो रहे हैं, जीवाणु से हो रहे हैं, वो चीज़। इनमें से लगभग एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है कंपटीशन में, कोई भी एग्रीकल्चर कंपटीशन हो उसमें लगभग पूछा जाता है
कि जैसे पूछ लिया ज़्यादातर कि एफएमडी डिजीज़ है उसका कारण है, एफएमडी यानी फुट एंड माउथ डिजीज़, खुरपक्का मुँह पक्का रोग, तो वो चीज़ आपको याद होनी चाहिए कि यह किसके द्वारा होता है। तो सभी रोगों के आपको जो वेक्टर हैं वो पता होनी चाहिए। आगे है वर्षाकालीन भिंडी हेतु उपयुक्त बीज दर है। वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर पूछी है तो 10 से 12 होती है। वर्षाकालीन की याद रख लेना 10 से 12 होती है। और जो नॉर्मल भिंडी होती है जायद की, जिसके अंदर जायद में बोते हैं, वर्षाकालीन का मतलब है खरीफ के अंदर और एक जायद के अंदर भी ली जाती है, वो 8 से 10 किलोग्राम होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। भिंडी की बीज दर 2 है और दोनों आपको याद रखनी है, वर्षाकालीन है और जायद है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत गिडार किस फसल का मुख्य नाशी कीट है? यानी कि इसमें वाइट ग्रब के बारे में पूछा है कि वाइट ग्रब किस फसल का मुख्य कीट है। तो इसके अंदर मूंगफली होगा, मूंगफली का ये एक मुख्य कीट है। भैंस की जाफराबादी नस्ल का गृह क्षेत्र कौन सा है? जाफराबादी का गृह क्षेत्र पूछा है तो गृह क्षेत्र का मतलब होता है कि उसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, ठीक है, यानी कि वो कहाँ पर मुख्य रूप से उसकी जो जातियाँ पाई जाती हैं, उसका विकास कहाँ से हुआ है, तो वो जाफराबादी है वो काठियावाड़ है। ठीक है, काठियावाड़ के जो जंगल हैं वहाँ पर ये जाति पाई जाती है मुख्य रूप से। आम, संतरा, सेब के पकने से पूर्व फल गिरने से रोकने के लिए कौन सा वर्दी नियामक प्रयोग में लेंगे? तो ऑक्जिन का प्रयोग किया जाता है फलों को गिरने से रोकने के लिए, यानी कि ज़्यादा मात्रा में अगर उसमें फूल वगैरह आए हैं या फल गिर रहे हैं तो उसके लिए ऑक्जिन का छिड़काव किया जाता है जिससे फल गिरते नहीं हैं। कपास की फैमिली पूछी है तो कपास की फैमिली यानी कि सभी आपको जितनी भी क्रॉप्स आपके लगती हैं, चाहे वो फ्रूट क्रॉप हो, वेजिटेबल हो, सीरियल्स हो, उन सभी की फैमिली और बॉटनिकल नेम आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए। मालवेसी कुल की फसल है कपास। आगे है, किस फसल के बीज की भूसी का उपयोग मानव के पाचन संबंधी विकारों के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसबगोल का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यह एक विरेचक होता है। ठीक है, तो विरेचक के रूप में इसबगोल का प्रयोग किया जाता है। पशुओं में भी इसका प्रयोग करते हैं जिससे क्या है कि दस्त होने लगते हैं। पौधों में ऑक्जिन के संश्लेषण है तो कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आवश्यक है? ऑक्जिन बनाने के लिए कौन सा जरूरी है? ठीक है, तो वो जिंक होता है। ऑक्जिन वर्दी हार्मोन होता है, पौधे की ग्रोथ करवाने के काम में आता है। रूबी किस फसल की उन्नत प्रजाति है? रूबी के बारे में पूछा है तो रूबी है वो अनार की है। ठीक है, पूसा रूबी जो है वो टमाटर की है, याद रख लेना। सिंगल जो रूबी है वो अनार की है, पूसा रूबी है वो टमाटर की किस्म है। लंबे लटकते कान रोमन नाक, ठीक है, रोमन नाक आपको याद रखनी है। और लंबे जो लटकते कान हैं, आगे इसकी कुछ विशेषताएं और दी है, 2 विशेषताएं काफ़ी हैं अगर आपको याद हो तो। जमुनापारी नस्ल की ये विशेषता है, जमुनापारी नस्ल में ऐसा पाया जाता है। बिट्टल के जो नर होते हैं उनमें दाढ़ी पाई जाती है। तो ये चीज़ें आपको, जो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि स्पेसिफिक जो चीज़ें होती है वो आपको अच्छी प्रकार से याद होनी चाहिए कि इस नस्ल की ये स्पेसिफिक चीज़ है। आगे ताज़ा दूध का पीएच पूछा है तो ताज़ा दूध का पीएच सिंपल सी बात है कि ये अम्लीय प्रकृति का होता है, हल्का अम्लीय। ठीक है, जैसे मान लो ये पीएच है और ऐसे इस तरफ जाएंगे तो पीएच है वो बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर है 6 फिर 5 4, तो जैसे जैसे कम होगा पीएच अम्लता है वो बढ़ेगी। और इधर जाएंगे तो अम्लता तो पता ही है बिल्कुल ही नहीं रहेगी, परंतु क्षारीयता बढ़ेगी। पीएच बढ़ने पर क्षारीयता बढ़ती है, पीएच घटने पर अम्लीयता बढ़ती है। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसका सही आंसर होगा कि मैंने बताया कि कम अम्लीय होती है तो 6.5 से 7, नॉर्मल इतना ही होता है। ठीक है, आगे है
पौधे नत्रजन का अवशोषण किस रूप में करते हैं? तो ये चीज़ें आपके +1 के अंदर और +2 के अंदर दोनों में आई हुई हैं। इनके प्राप्य रूप हैं, यानी जितने भी पोषक तत्व हैं उनके प्राप्य रूप हैं, उसकी वीडियो मैंने पीछे बना रखी है। किस प्रकार से आप उनको याद कर सकते हो वो चीज़ें भी मैंने बताई हैं। तो जो इनके प्राप्य रूप हैं वो NO3 नेगेटिव भी होता है, NH4 पॉजिटिव भी होता है। यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, परंतु ये यहाँ पर वैसे देखा जाए तो ऑप्शन गलत है। NO3 नहीं होता है, NO3 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो 1 व 2 दोनों होंगे। ठीक है, यानी कि नाइट्रेट रूप में भी नाइट्रोजन लेता है पौधा, अमोनियम रूप में भी लेता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि पौधा किस पोषक तत्वों को किस रूप में ग्रहण करता है। निम्न में से किस फसल की जल मांग सर्वाधिक होती है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जल मांग सर्वाधिक किसकी होती है? ठीक है, तो वैसे देखा जाए तो इसके अंदर बी ऑप्शन दे रखा है, परंतु जल मांग अगर कम समय की देखा जाए तो धान की जल मांग है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, धान की जल मांग जो है वो 900 से 2500, ठीक है, 900 से 2500 mm होती है। 900 से 2500 धान की जल मांग होती है, याद रख लेना। और जो गन्ना की जल मांग होती है वो 1500 से 2500 तक होती है। ठीक है, तो ये चीज़ अगर देखा जाए टाइम के अकॉर्डिंग, यानी कि गन्ना जो है वो ज़्यादा टाइम का होता है, तो इसलिए उसकी जो जल मांग है वो हमेशा ज़्यादा होगी। परंतु कम समय में अधिक जल अगर पूछा जाए, कम समय में ज़्यादा पानी किसको चाहिए, तो वो धान होता है। ठीक है, तो वैसे अगर अपने सीधा जल मांग के बारे में पूछा है तो उसका सही आंसर गन्ना करेंगे। आगे है, पशुओं में अरंडी के तेल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये +1 एग्रीकल्चर के लेसन में से आया हुआ है। ये कुछ औषधियों के बारे में आपके बताया हुआ है उस लेसन में, तो वो औषधियों आपको पता होना चाहिए कौन सी औषधि किस रूप में प्रयोग ली जाती है। जैसे जीवाणुरोधी कौन सी होती है, जीवाणुनाशक कौन सी होती है, दर्द निवारक कौन सी है, शामक को क्या चीज़ होती है, उत्तेजक है, जो भी है उसमें बहुत सारी हैं। तो ये एक दस्तावर है। अरंडी का जो तेल होता है वो दस्तावर होता है, यानी कि उसे दस्त होने लगते हैं। जिस प्रकार से इसबगोल की भूसी का जिक्र हुआ है, तो वो जो इसबगोल का सरप्लस है, दाने अलग करने के बाद में जो बचता है वो पशुओं को खिलाया जाता है, जिससे क्या है कि पशुओं में अगर कब्ज वगैरह की दिक्कत है तो उसे दस्त होने लगते हैं। अंतिम पकाव बिंदु पर अवलेह का तापमान कितना होता है? अवलेह है, इसमें जैम और जेली दोनों का आपको पता होना चाहिए कि अंतिम बिंदु के समय तापमान कितना होता है। तो 105 ही होता है नॉर्मल दोनों में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें TSS कितना होता है, अंतिम बिंदु की पहचान कैसे करेंगे, अंतिम बिंदु के समय तापमान कितना होता है, चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जाती है, पैक्टिन क्या होता है, पैक्टिन की किस में आवश्यकता पड़ती है, ये चीज़ें आपको अच्छी प्रकार से पता होनी चाहिए। राजस्थान में बेर की प्रूनिंग का उपयुक्त समय है। बेर की प्रूनिंग के बारे में पूछा है, तो बेर की प्रूनिंग जो मुख्य रूप से अपने करते हैं अप्रैल के अंदर। ठीक है, अप्रैल के अंदर करते हैं और लगभग अप्रैल, मध्य जो अप्रैल है उसके बाद में ही करते हैं। तो इसमें बी जो ऑप्शन है वो सही होगा। अगला है, निम्न में से दुग्ध प्रोटीन है। दुग्ध प्रोटीन का मतलब है दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन। ठीक है, तो वो कैसिन होती है, कैसिन और कैरोटीन होती है। कैसिन के कारण दूध का जो रंग है वो सफ़ेद वाइट होता है, और कैरोटीन के कारण दूध का जो कलर है वो हल्का पीला होता है। ठीक है, यानी लाइट येलो होता है। तो जो गाय के दूध के अंदर कैरोटीन पाई जाती है, भैंस के दूध में कैसिन पाई जाती है। तो इस प्रकार की छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यही चीज़ें नॉर्मल पूछी जाती हैं, बाकी इसमें आपके +1 +2 से बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर उन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ते हो तो आपका एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, जीवन व्रत के आधार पर बथुआ, यानी कि जीवन चक्र के आधार पर। ठीक है, थोड़ा बहुत कन्फ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा सा समझ लेना क्वेश्चन को किस प्रकार से पूछा गया है। तो ऑप्शन देखकर उसके में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर क्वेश्चन आपके समझ नहीं आया या फिर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया हुआ होगा तो आप लाइफ साइकिल दिया हुआ होगा वहाँ पर,
अकॉर्डिंग टू लाइफ साइकिल। तो उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है उसमें आपको। तो चिनोपोडियम एल्बम जो है यानी बथुआ है वो किस प्रकार का पौधा है, तो वो 1 वर्षीय है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, बीज का वास्तविक मान किस पर निर्भर करता है। वास्तविक मान क्या होता है, रियल वैल्यू। और रियल वैल्यू का आपको सूत्र पता होना चाहिए। रियल वैल्यू का सूत्र होता है भौतिक शुद्धता गुणा अंकुरण प्रतिशतता बटे 100 होता है। भौतिक शुद्धता यानी बीज की भौतिक शुद्धता गुणा अंकुरण प्रतिशतता यानी बीज की अंकुरण प्रतिशतता कितनी है बटे 100 होता है। ठीक है। अगर आपको सूत्र याद है तो रियल वैल्यू आप बता सकते हो कि रियल वैल्यू किन चीज़ों पर डिपेंड करती है। मैंने आपको सूत्र बता दिया। अब अंकुरण प्रतिशतता ये रही और भौतिक शुद्धता ये रही। ठीक है। तो दोनों पर निर्भर करेगा, तो यानी कि उसका सही आंसर क्या होगा, 1 व 2 दोनों। सी ऑप्शन है वो सही होगा। आगे इसके आंसर दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। खुरपका मुंहपका रोग का कारण है, ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी आ गया है। तो FMD का विषाणु होता है, मैंने पीछे भी बताया है। तो इनके कारक आप जरूर याद रख लेना, इम्पोर्टेंट चीज़ है। फल व सब्जियों में परिरक्षण के लिए नमक की सांद्रता का घोल का यानी ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है नमक के घोल को। यानी कि सब्जियों को मुख्य रूप से प्रिजर्वेटिव करने के लिए, अचार को प्रिजर्व करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, नमक के घोल का। 15 से 25% यानी नॉर्मल 20% नमक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। परिरक्षण वाले लेसन में सब कुछ अच्छी प्रकार से बताया है कि सिरके का कितने % प्रयोग करते हैं, चीनी तेल वगैरह का कितना प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तेल व रेशे दोनों का उत्पादन करने वाली फसल है। तो इसके अंदर आपको याद रखना है, ये चीज़ पूछी है कि तेल व रेशे यानी ऐसी कौन सी फसल है जिससे तेल भी उत्पादित होता है और रेशा भी उत्पादित होता है, तो वो है अलसी। ठीक है। और अगर इस प्रकार से है कि तेल व प्रोटीन के लिए उत्पादित होने वाली फसल, तो वो है सोयाबीन। ठीक है। सोयाबीन तिलहनी फसल भी है और दलहनी फसल भी है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि कौन सी फसल तिलहन व दलहन दोनों में उगाई जाती है। ठीक है। और कौन सी फसल जिसे तेल व रेशा दोनों से उत्पादित किया जाता है। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग होने वाली चीज़ हो सकती है, परंतु इसको आपको याद रखना है कि कौन सी फसल किस में आती है। अगला है, गोवंश में अत्यधिक जवर व खूनी दस्त किस रोग के लक्षण हैं। यानी जिससे पशुओं के अंदर दस्त होने लगते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार हो जाती है, तो वो रिंडरपेस्ट होता है। ठीक है। यानी इस रिंडरपेस्ट का मतलब ये है कि उससे दस्त होने लगते हैं। ठीक है। तो रिंडरपेस्ट का मतलब सीधा से याद रख लेना, पशुओं में तेज़ दस्त होते हैं तो वो रिंडरपेस्ट है। CRI अवस्था किस फसल से संबंधित है। CRI अवस्था यानी सीधा CRI लिखा हुआ हो सकता है। तो CRI आपको पता होना चाहिए, गेहूं की प्रारंभिक यानी प्रथम स्टेज है, इरिगेशन की क्रिटिकल पीरियड है। और CRI का पूरा नाम क्राउन रूट इनिशिएशन है, जो बुआई के 21 दिन बाद में आती है। इस प्रकार से यानी कि आपको मेनली उस चीज़ के बारे में छोटी छोटी सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको ज़्यादा नॉलेज रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको कंपटीशन फाइट करना है, न कि आपको वहाँ पर नॉलेज दिखाना है कि हमारे पास इतना नॉलेज है। वो चीज़ आपको दिखाने की, शो करने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। आपको जो चीज़ें पूछी जा रही है, किस प्रकार से पूछी जा रही है, उतना पता होना चाहिए। वर्गाकार पद्धति की तुलना में उद्यान में फल वृक्ष लगाने की षटकोणीय विधि में कितने पौधे अधिक लगाए जा सकते हैं। षटकोणीय विधि के बारे में पूछा है, तो षटकोणीय विधि में 15% लगाए जा सकते हैं, वर्गाकार की अपेक्षा ज़्यादा पौधे। और एक दूसरी विधि है पंचकोणीय या फिर पूरक विधि जिसको बोलते हैं, क्विंकन सिस्टम जिसको बोलते हैं, यानी वर्गाकार विधि की तरह ही है, उसके बीच के अंदर एक पौधा और लगाया जाता है, उसमें वर्गाकार की अपेक्षा डबल पौधे लगाए जा सकते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है। आगे यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन है, 92 किलोग्राम नत्रजन की आपूर्ति हेतु यूरिया की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। इसके अंदर आएगा 200 किलोग्राम। ये क्वेश्चन आपको हल करने के लिए मैंने पीछे एक वीडियो बना रखी है, जो अभी ट्रेंडिंग में भी चल रही है। वीडियो ऊपर ही ऊपर आपको शायद मिल जाएगा उसके अंदर, कि किसी भी फसल में उर्वरक की गणना किस प्रकार से करें। इस जो थंबनेल है
उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। और उसमें मैंने अच्छी प्रकार से बताया कि जो अपने एनपीके प्रयोग में लेते हैं, जैसे एनपीके सीधा दे दिया जाता है फसल में कि नाइट्रोजन प्रयोग करें 100 किलोग्राम, फॉस्फोरस प्रयोग करें 70 किलोग्राम, ठीक है। तो इसमें जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 92 किलोग्राम नत्रजन, अगर अपने को किसी फसल में 92 किलोग्राम 92 किलोग्राम नाइट्रोजन देना है तो उसमें यूरिया की कितनी आवश्यकता पड़ेगी। तो ये चीज़ निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है और वो फॉर्मूला मैंने उस वीडियो के अंदर अच्छी प्रकार से बताया है। फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू, ठीक है, जितनी मात्रा उसके अंदर देनी है, ठीक है, और गुणा में क्षेत्रफल कि कितने क्षेत्रफल के अंदर देनी है, यानी 1 हेक्टेयर में देनी है तो 1 लगाओगे, बटे उस जो फर्टिलाइज़र है यानी किस फर्टिलाइज़र से दे रहे हैं, यानी यूरिया से देनी है तो यूरिया के अंदर उस पोषक तत्वों की कितनी मात्रा है। तो यहाँ पर शायद आपके समझ में नहीं आएगा, परंतु आप वो वीडियो देखोगे तो उसमें अच्छी प्रकार से आपके समझ में आएगा और यहाँ पर आप ये चीज़ कैलकुलेट आसानी से कर लोगे, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन हल करने के लिए आपको पीछे वीडियो है वो देखनी पड़ेगी, ठीक है। चने के खरपतवारों के रासायनिक नियंत्रण हेतु बेसालिन नामक शाकनाशी का प्रयोग किस समय किया जाता है। तो फसल बुआई से पहले किया जाता है बेसालिन का। तो ये जो चीज़ है वो आपके +2 एग्रीकल्चर के अंदर यानी केमिस्ट्री जो है उसमें आया हुआ है कि कौन सा जो भी यानी कि कोई फंगिसाइड है या कोई वीडिसाइड है उसका प्रयोग कब किया जाता है और कैसे किया जाता है, यानी प्री इमरजेंस किया जाता है, पोस्ट इमरजेंस किया जाता है, बुआई के साथ में किया जाता है, किस प्रकार से प्रयोग किया जाएगा, वो सारी चीज़ें उसमें दी हुई हैं, ठीक है। आगे है जापानीज इम्प्रूव्ड फूलगोभी की किस प्रकार की किस्म है। तो इसके अंदर आपको केवल बताना है कि अगेती है, मध्यम है, पछेती है, किस प्रकार की है। तो ये मध्यम किस्म है ये, ठीक है, यानी कि मध्यम टाइम के अंदर बोई जाने वाली किस्म है। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 क्वेश्चन और बचे हैं कि कौन सा द्वितीयक भूपरिष्करण का उदाहरण नहीं है। द्वितीयक भूपरिष्करण का मतलब होता है कि जो मुख्य रूप से बुआई के बाद में जो प्रोसेस की जाती है वो द्वितीयक भूपरिष्करण में आती है। बुआई से पहले जो प्रोसेस की जाती है वो प्राथमिक भूपरिष्करण में आती है, ठीक है। तो इसके अंदर कौन सी है, हैरोइंग जो होती है, बुआई होती है, बुआई तो खुद सेकेंडरी में आती है। पाटा लगाना, तो पाटा भी अपने पहले भी लगाते हैं बाद में भी लगाते हैं, तो अगर बाद में लगाते हैं तो ये सेकेंडरी हो गया, ठीक है। तो गहरी जुताई हमेशा अपने बुआई से पहले ही करेंगे, ठीक है। हैरोइंग जो है, हैरोइंग भी बाद में कर सकते हैं क्योंकि कई फसलों के अंदर छिटकुआ विधि से अपने जैसे मान लो गेहूँ डाल दिया फिर अपने हैरो चलाते हैं तो वो बुआई के बाद का ही हो गया, यानी बीज भूमि में डलने के बाद में जो प्रोसेस की जाती है वो सारे सेकेंडरी में आते हैं। तो जो हैरो है वो भी सेकेंडरी का हो गया एक प्रकार से, ठीक है। और कल्टीवेटर जो है वो भी आता है इसी के अंदर। और पाटा लगाना है तो पाटा भी अपने कई बार लगाते हैं, यानी जिससे नमी संरक्षित रहे। और गहरी जुताई जो है वो अपने हमेशा बुआई से पहले ही करेंगे, तो गहरी जुताई वो द्वितीयक परिष्करण यंत्र या फिर परिष्करण नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट उसका क्लियर होना चाहिए थोड़ा, जिससे क्या है कि आप उसको अच्छी प्रकार से कर सको। 30 नंबर क्वेश्चन है, गाय की गर्भधारण अवधि होती है। गर्भधारण का मतलब यानी कि एक प्रकार से निषेचन होने के बाद में, ठीक है, जब मैटिंग हो जाती है तो तब से लेकर जब बच्चा पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है और बाहर आता है उसके बीच की जो पीरियड होता है, बीच की अवधि होती है, उसको गर्भधारण अवधि कहते हैं। तो वो कितनी होती है, तो उसके अंदर आपको याद होनी चाहिए गाय भैंस भेड़ बकरी वगैरह की सभी की आपको याद होनी चाहिए कितने टाइम की होती है। तो 281 दिन गाय की होती है और इसमें 310 दिन जो है वो भैंस की होती है। ये क्वेश्चन पिछली वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था। तो इनकी गर्भ अवधि जो है वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड 3-4 चीज़ें और भी हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। गोवंश अगला क्वेश्चन है, गोवंश में असामान्य भूख, लकड़ी, हड्डियाँ तथा अन्य अवांछित पदार्थों को चबाने के लक्षण किसकी न्यूनता का संकेत होते हैं। तो वो फॉस्फोरस की कमी होती है, कैल्शियम की भी हो सकती हैं और ज़्यादा फॉस्फोरस की होती है, क्योंकि जो हड्डियाँ होती है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस दोनों से मिलकर बनी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें थी आपके जो एग्रीकल्चर का पेपर था जेट का, वो था पुराना पेपर है ये, ठीक है।
2013 के अंदर आया हुआ है शायद। तो मैंने उसे को कुछ समझाने की कोशिश की है। अगर इसमें कुछ आपके समझ नहीं आया या किसी भी क्वेश्चन में आपके डाउट हैं तो वो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है, कुछ गलती हो गई होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुधार करेंगे। ठीक है, जो भी आपको चीज़ इसमें कोई भी कंफ्यूजिंग है वो आप लिख सकते हो इसमें नीचे। आगे है जीव विज्ञान का पेपर, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जीव विज्ञान का है, नीचे जीव विज्ञान के क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लिखना चाहो तो इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चन आप वीडियो को पॉज करके रोक करके और लिख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन के आंसर क्या हैं। आगे आंसर दे रखे हैं, क्वेश्चन को समझ सकते हो आप। ठीक है, मैं वीडियो जल्दी जल्दी चला रहा हूँ, इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया, उसके ऑप्शन क्या हैं, किस प्रकार से कौन से टॉपिक में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर केमिस्ट्री भी आ गई है, केमिस्ट्री में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो चीज़ भी आप देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके रोक करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी इससे, जिससे क्या है कि आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन किस प्रकार से पुट हो सकते हैं, किस टॉपिक में से कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। IUPAC नाम दे रखा है 26 नंबर क्वेश्चन में, तो IUPAC नाम ज़रूर याद कर लेना, एक दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं इसमें, समाव्यता भी आती है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से ये 40 क्वेश्चन थे, यानी 120 टोटल क्वेश्चन हो गए। एग्रीकल्चर वाले मैंने करवा दिए हैं, बाकी बायो और केमिस्ट्री के मैंने आपको बता दिए हैं। ये क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लेना। आज की वीडियो के अंदर इतना ही, अगले वीडियो के अंदर लेकर आते हैं कोई और अन्य टॉपिक के बारे में। धन्यवाद।